नमस्कार। एक चौंकाने वाली खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जी हां, तमिलनाडु में सजा याफ्ता आतंकी और अल उम्मा नामक कट्टरपंथी संगठन के मुखिया यस ए बासा के जनाजे में विधायक, नेता और तमिल फिल्म स्टार के तमाम ऐसे के अलावा और भी तमाम ऐसे लोग जुटे जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। इतना ही नहीं, जब सजा याफ्ता आतंकी बासा जेल की सलाखों के पीछे था तो तमिलनाडु की तत्कालीन करुणानिधि सरकार ने उसके साथियों के तेल मालिश की व्यवस्था भी कराई थी। ऐसे में आतंकवाद को कौन बढ़ावा देता है, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि साल 1998 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सीरियल ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में 58 लोगों की जान चली गई और 231 लोग घायल हुए। यह हमला उस समय हुआ जब भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी आरएस पुरम में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इन धमाकों के पीछे अल उम्मा नामक कट्टरवादी संगठन का नाम सामने आया, जिसे बैन कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 166 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बासा भी शामिल रहा। स्पेशल कोर्ट ने 158 लोगों को दोषी ठहराया और 43 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। बाद में 41 लोगों ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने इनमें से 2 नाबालिगों को रिहा कर दिया, जबकि 17 लोगों को उम्र कैद और 22 को बरी कर दिया। प्रतिबंधित संगठन अल उम्मा का मुखिया यस ए बासा सीरियल ब्लास्ट के मुख्य कर्ता धर्ताओं में एक था। उसे उम्र कैद की सजा मिली। यस ए बासा दुर्दांत आतंकवादियों में एक था, जिसने 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी। यस ए बासा की सोमवार यानी 16 दिसंबर 2024 को अस्पताल में मौत हो गई और अगले दिन यानी 17 दिसंबर 2024 को उसे दफना दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सजा याफ्ता आतंकी यस ए बासा को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग पहुंचे। आतंकी को हीरो वाली विदाई दी गई, जबकि आतंकी बासा ने तमिलनाडु को कई बार आतंकवादी हमलों का दर्द दे दिया है। इस मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी खतरनाक लगती है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार की तुष्टीकरण वाली नीति देश को तोड़ने वाली है। अगर ऐसी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आज नहीं तो कल देश इसकी कीमत चुकाएगा। आइए हम जानते हैं कि कौन से नेता इस आतंकवादी की आखिरी यात्रा में पहुंचे, जो उसके दक्षिण उड़कम स्थित रोज गार्डन वाले घर से शुरू होकर फ्लावर मार्केट स्थित हैदर अली टीपू सुल्तान सुन्नत जमात मस्जिद तक गई। पहला नाम आता है एनटीए नेता सीमान का। सीमान तमिल एक्टर हैं और नाम तमिलार काची नामक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। वह तमिल पहचान, भाषा और स्वायत्तता की बात करते हैं। तमिल इलम जैसे बैन आउटफिट के समर्थक भी हैं। उन्होंने डीएमके सरकार को यह कहते हुए अलर्ट किया कि आतंकी यस ए बासा को पहले ही डीएमके सरकार चाहती तो जेल से निकाल सकती थी। दूसरा नाम आता है कोंगू इलेग्नार पेरावई पार्टी के अध्यक्ष थानी रसू की। इनकी पार्टी तमिलनाडु के अंदर भी क्षेत्रीय ही पार्टी है और एआईएडीएमके और डीएमके के बीच झूलती रहती है। थानिया रसू एआईएडीएमके के टिकट पर 2 बार विधायक भी रहे। तीसरा नाम है वीसीके के उप महासचिव वन्नी अरासू। वीसीके यानी विदुत लाई चिरुथैगल काची। इस पार्टी को दलित पैंथर्स पार्टी या दलित पैंथर्स यक्कम यानी आंदोलन भी कहा जाता है। कहने को ये पार्टी दलित और तमिल राष्ट्रवाद की बात कहती है, लेकिन पार्टी के उप महासचिव वन्नी अरासू आतंकवादी को विदाई देने पहुंचे। इसके क्या मायने निकाले जाए, ये आप खुद सोचिए। मणि थानेया मक्कल काची के महासचिव और मन्नापरई विधायक पी अब्दुल समद। स्थानीय विधायक पी अब्दुल समद यस ए बासा का करीबी रहा है। अल उम्मा के बैन होने के बाद इसके जुड़े सदस्यों ने कट्टरपंथी संगठन की जगह
MKK नाम से इस्लामी पार्टी बनाई। यह पार्टी AIADMK के बाद DMK के साथ गठबंधन में है और इस पार्टी के 2 विधायक हैं। मणिथा नेया मक्कल काची पार्टी का अध्यक्ष MH जवाहिरुद्दीन है। जवाहिरुद्दीन सिमी का सदस्य रहा है और यश बासा का बेहद करीबी भी। वह राज्य में 25 से ज्यादा इस्लामिक ट्रस्ट सोसाइटी चलाता है और मजहबी दान के नाम पर एम्बुलेंस सेवा भी देता है। इन नेताओं के अलावा कई छोटे छोटे छुटभये नेता भी यश बासा जैसे दोषी पाए गए और उम्र कैद की सजा काट रहे आतंकियों को विदाई देने में पहुंचे। खास बात यह है कि तमिलनाडु में इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने वालों में से एक रहे बासा की आखिरी यात्रा निकालने की योजना का बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन DMK सरकार ने आतंकवादी की न सिर्फ शानो शौकत से जनाजा निकलवाया बल्कि हीरो की तरह विदाई देने में भीड़ को मैनेज भी किया, जिसके लिए तकरीबन 2000 जवानों को भी लगाया गया। कोयम्बटूर सीरियल ब्लास्ट केस में उम्र कैद की सजा काट रहे यश बासा को अक्टूबर 2023 में इलाज के लिए अस्थायी पैरोल दी गई, जिसे सरकार ने उसके स्वास्थ्य के आधार पर बढ़ा दिया। बासा की मौत चेन्नई के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। आपको बता देना जरूरी है कि आतंकी बासा और उसके साथियों पर DMK सरकार शुरू से ही मेहरबान रही। 24 जुलाई 2006 को इंडियन एक्सप्रेस ने एक समाचार प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था कोयम्बटूर आतंकी घटनाओं के आरोपी के लिए द्रमुक ने जेल में इस्पा सेंटर में बदल दिया। जेल को इस्पा सेंटर में बदल दिया। समाचार में बताया गया कि अब्दुल नासिर महदानी की आयुर्वेदिक मालिश का खर्च वहन कर रही है सरकार यानी DMK सरकार और उसकी बीवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद वह महदानी से बेरोक टोक मिल सकती थी। इस हालात में आतंक पर नकेल कसने की जरूरत पर सख्त बातें करने वालों पर हंसा जा सकता है। महदानी 1998 के कोयम्बटूर सीरियल विस्फोटों का मुख्य आरोपी है, जिसमें बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी। समाचार में आगे लिखा कि जब से करुणानिधि ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तब से यहां उच्च सुरक्षा वाली जेल में रखे गए महदानी और अल उम्मा के अन्य 166 कैदियों के बीच माहौल खुशनुमा है। इनमें से ज्यादातर को कोयम्बटूर विस्फोटों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। करुणानिधि की बदौलत 10 मालिश वालों और 4 वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टरों की एक टीम ने 2001 से जेल के अस्पताल में रखे गए महदानी पर उच्च गुणवत्ता वाले उपचार शुरू किए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरिमोहन कौशिक जी, एक सजा याफ्ता आतंकी के लिए यह सब हो क्या रहा है तमिलनाडु में? आतंकी का महिमा मंडन तमिलनाडु में क्या संदेश दे रहा है? सर, वो आपके और हमारे के लिए आतंकवादी था, लेकिन जो उसके जनाजे में शामिल हुए उसके लिए एक गाजी या एक जिहादी मुसलमान था, मुजाहिदीन था, जिसने 50 काफिरों को मारा और 50 काफिरों को मारकर बीजेपी के आडवाणी जी की रैली के अंदर बम फोड़ा, तो बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी या हिंदू पार्टी को रोकने के लिए कोशिश करी। तो पहला तो हमें ये समझना चाहिए कि असलियत में जितने लोग, इवन जो फोटोग्राफ में भी आए हैं, जितने वीडियोस में दिखाई दे रहे, जितने भी लोग, ये सारा क्राउड, एक एक आदमी से आप आराम से थोड़ा सा भी नाम बदल के थोड़ा पूछना पड़ेगा, एक बार इंक्वायरी करेंगे तो पता लगेगा दिल के अंदर मुसलमान और इस्लामिक राज और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पहले रहेंगी। इंडिया, या जब तक वो गजवाए हिंद नहीं आता तब तक इंडिया की एग्जिस्टेंस ही उनके लिए हराम है, ऐसा माना जाना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि सर चाहे ये हो गए, चाहे ये हो गया मामला, चाहे याकूब मेमन का मामला हो गया,
चाहे कश्मीर के अंदर आप देखेंगे कि वो जो लड़का मरा था जिसका नाम मेरे ध्यान से स्किप कर रहा है, ये सारे के सारे असलियत में एक चीज को दिखा रहे हैं। यही तमिलनाडु है। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे के अंदर पूरा उनका परिवार तक नहीं आया था क्योंकि उनके हाथ में गीता थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज को समझें कि जितने भी इस तरीके के बादशाह जैसे और याकूब मेमन जैसे या जो कश्मीर के आतंकवादी मरते हैं, उनके जनाजे के अंदर जो लोग शामिल होते हैं, उनकी मानसिकता भारतीय नहीं है। वो हरिमोहन कौशिक जी, अगर आपकी बात मान ली जाए तो आप एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु पे केंद्र सरकार का कोई जोर नहीं चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी चुप्पी खतरनाक है। क्या कह रहा है पूरा मामला हरिमोहन कौशिक जी? सर देखिए, पूरा मामला सिर्फ एक चीज कह रहा है कि असलियत में, अच्छा तमिलनाडु नहीं सर, सॉरी मैं गलत डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, लेकिन तार वही जुड़े के तमिलनाडु, मणिपुर, पंजाब, कश्मीर, 4 स्टेट्स उठाकर देखिए, सब में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो कन्वर्जन। पंजाब के अंदर बहुत बड़े तरीके से क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं, मणिपुर के अंदर क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद तमिलनाडु के अंदर दलितों के नाम पर राजनीति करके उनको हिंदू धर्म से अलग करके वहां एक तरफ क्रिश्चियन कन्वर्जन, दूसरी तरफ मुस्लिम्स को मुस्लिम होने के नाम का बढ़ावा देना, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है ये। और यहाँ पर तमिलनाडु में जानबूझकर, और तभी आप देखेंगे चारों स्टेट्स में ऐसी गवर्नमेंट्स आ रही होती हैं जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखने के लिए जानी जाती है। भले ही डीएमके एंटी इंडिया सेंटिमेंट नहीं रख रही, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन वो तमिल फर्स्ट है, इंडियन सेकंड है। और ये चीज हमारे को बहुत ज्यादा समझनी पड़ेगी कि, और सबसे बड़ी बात, जैसे ही बीजेपी अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति लेके अंदर जा रही है, वो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट को बढ़ाने का जो षड्यंत्र है वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, डीएमके के एक एमपी तक ने ये लिख दिया था कि अगर ज्यादा आप लोगों ने परेशान किया, ए राजा ने लिखा था कि अगर आप लोगों ने ज्यादा कुछ किया या मतलब एक टॉपिक के ऊपर, तो हम अलग देश की डिमांड करते हुए पीछे नहीं हटेंगे। बाद में डीएमके ने दीपापोती कर दी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ खेल क्या चल रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, एक सेपरेटिज्म को बढ़ाने के लिए इस तरीके की बातों को उछाला जा रहा है। जी, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक आतंकी का जनाजा इतने धूमधाम से निकाला जा रहा है, राज्य सरकार की शाह है। ये वही आतंकी है जिसको देश की बड़ी अदालतों ने उम्र कैद की सजा दी। उसके बाद उसका महिमा मंडल, क्या देश के कानून को, संविधान को मुंह नहीं चढ़ाया जा रहा है? और क्या केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट बस मूक दर्शक ही बन के रहेगी? बिल्कुल बात सही कह रहे हैं जी। ये राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है, और ये तो एक परंपरा सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर के बुरहानी का ये देख लीजिए आप, उसमें लाखों लोग शहीद हुए थे। मुझे याद आता है कि दक्षिण के नेता जो थे, सबसे पहली उनकी शव यात्रा में, जो हिंदी विरोधी थे, उनकी शव यात्रा में भ्रमण के, उनकी शव यात्रा में सबसे ज्यादा लोग थे। आज ये फैशन बन गया है कि राजनेताओं की जगह आतंकवादी, जो कि दुर्दांत हत्या करने वाले हैं, जो कि कानून और कोर्ट द्वारा आपराधिक हैं, उनके बारे में उनकी शव यात्रा इस तरह से निकाली जा रही है जिसमें 2000 से 2200 सुरक्षा दल लगाया जा रहा है। ये किस राजनीति की ओर जा रहा है? और क्या संविधान, जो संविधान अभी संसद चल रही है और जो संविधान की दुहाई देते हैं वो संगठन, और जो सत्ता में बैठे हैं वो संगठन, क्या इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? प्रश्न ये उठता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रतिबद्ध संगठन अल उम्मा का संस्थापक सदस्य था, और इसमें लगभग 58 लोगों की मृत्यु और 231 लोगों की 98 में जान गई थी। इस हत्या में ट्रायल चला था और ये अभी पैरोल में लौट के आया था, क्योंकि कोर्ट क्या होता है कि जब आयु ज्यादा हो जाती है और बीमारियां हो जाती है, 4 ईयर्स के थे, तो उनको अस्पताल में भर्ती और उनकी चिकित्सा चल रही थी। और मृत्यु तो एक जीवन का एक निदान आवश्यकता। बासा तो मर गया, उसका चैप्टर क्लोज हुआ, बीमारी से मरा, बीमारी से मरा, जिस भी कारण से मरा, लेकिन उसको अपने कुकर्मों की सजा मिली। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के राजनीतिक दलों को कौन सजा देगा?
उनको तो हम हाथ पे हाथ रखे नहीं देख सकते हैं ना कि आप देश को तोड़ने वालों को महिमा मंडित करते रहिए, जो कानून का शासन मानते हैं, जो कानून का पालन करते हैं, उनको मुंह चिढ़ाइए। क्या विकल्प बचता है ऐसे में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार आम जनता के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि क्या है कि जो कानून और नियम से चलने वाली सरकारें होती हैं, देश चलने वाला होता है संविधान के द्वारा। आज छोटी सी बात अगर कोई होती है तो उसके लिए संविधान और देश खतरे में हो जाता। और जो दुर्दांत आतंकवादी था उसके बारे में आज महिमा मंडित हो रही है, उनकी यात्राओं को, जो उस विचारधाराओं को जो कि जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। जिस तरह से 370 की बात में गृह मंत्री ने कहा था संसद में कि आपको भी उसको उठा नहीं सकता, इस तरह से इस विचारधारा को जो पल्लवित कर रहे हैं वो लोग उसी तरह से अपराधी हैं जिस तरह से उसने अपराध किया था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और इस तरह से विचारधारा को अगर शासन समय पे रहते हुए करेगा कौन? राज्य सरकार जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन आता है वह तो सुरक्षा दे रही है, वह कानून व्यवस्था के नाम पे असल में उसका महिमा मंडित करवा रही। जनाजे में 2000 पुलिसकर्मी लगाए गए ताकि शव यात्रा ठीक से जा सके। अब बताया जा रहा है सुरक्षा दिया जा रहा था ताकि विवाद न खड़ा हो जाए। सरकार और जो पहले भी पता चला कि तेल मालिश करवाई जा रही है जेल में आतंकवादियों की, कहा गया कि उनको समुचित उपचार दिया जा रहा है। तेल मालिश से समुचित उपचार हो रहा है और ये सब करुणानिधि के काल में हुआ, लेकिन उसी परिपाटी को पूरा किया जा रहा है आज की भी डीएमके सरकार द्वारा। अब केंद्र सरकार अगर हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और कुछ नहीं करती है तो हरिमोहन कौशिक जी, क्या जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है? सर देखिए, डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा वर्स्ट, मतलब सबसे वर्स्ट फेज यही है कि जब आप देखते हैं इस चीज में कि जनता किस नाम पर वोट दे रही है। अल्टीमेट डिसीजन वोट से होता है और वोट लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स पर वोट लेके अपना एजेंडा पूरा किया जा सकता है। ये हम दुनिया के अलग अलग डेमोक्रेसीज में देख सकते हैं। केंद्र सरकार क्या कर सकती है? दो प्लेटफॉर्म्स है। एक, सर केंद्र सरकार उस सरकार को सीधे तौर पर एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स, जितना ज्यादा केंद्र सरकार एक्शन लेगी उतना ज्यादा पब्लिक सेंटिमेंट भड़केगा और जितना पब्लिक सेंटिमेंट भड़केगा उसका असर ये होगा पब्लिक सेंटिमेंट भड़कने का कि कोई बड़ी बात नहीं है, एक नेता खड़ा होकर कह दे कि हमें नहीं करना। बहुत डेलिकेट मामला है। इसीलिए अगर हम देखते हैं जो इस टाइम पर केंद्र सरकार है, एक तरफ तो एनआईए से लेकर ईडी की जो जांच है वो बहुत ही इफेक्टिवली कर रही है सर, और दूसरा है उस सेंटीमेंट को चेंज करना सर, जो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें नॉर्मली क्या है, दलित राजनीति के नाम पर, पेरियार पॉलिटिक्स के नाम पर, कन्वर्जन पॉलिटिक्स के नाम पर, और जिसे कहते हैं जो भी पॉलिटिक्स है उनके बनाम वर्सेस में हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स। तमिलनाडु में मेरे ख्याल से 13 या 18% के करीब वोट्स मिलना अपने आप में तमिलनाडु में बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की। और सर जब तक ये हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स वहां प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे वहां पर। और क्योंकि रूट कॉज जो है वो वोट है और वो सरकार है, पब्लिक सेंटिमेंट है जिस पर वो वोट दे रही है, और जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। केंद्र सरकार के हाथ बंधे होंगे वहां पर, बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब मान लिया जाए कि हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे देश को बढ़ते हुए देखेंगे? कौन लेगा जिम्मेदारी? हरिमोहन कौशिक जी। सर माफ कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि देश को बढ़ते हुए देखना है, मैंने ये कहा उस सेंटीमेंट पर अटैक करना है जो कि हमारे देश को बंटवाने की तरफ ले जा रहा है। उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट जब तक हम तैयार नहीं करेंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट जब तक हम उसमें पब्लिक को नहीं देंगे, पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे एक एग्जांपल है सर, जब बजट आया था ना 2024 का, उस टाइम पर तमिलनाडु के बहुत सारे सांसदों ने कहा कि तमिलनाडु वाले टैक्स अगर 1 रुपया देते हैं तो उसके बदले में हमें 16 पैसे मिलते हैं और हम तमिलनाडु का सारा पैसा बिहार खा जाता है। तो वहीं पर जब काउंटर आर्ग्यूमेंट अन्नामलाई ने दिया कि इसका मतलब तो ये है जो कोस्टल तमिलनाडु जो अमीर है और जो इनर तमिलनाडु जो गरीब है, तो वहां पर भी हमारे को 2 पार्ट्स में तमिलनाडु डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे सारी मेहनत का पैसा तो आप लोग खा जाते हैं। तो असलियत में वो काउंटर आर्ग्यूमेंट जैसे ही आया, पूरा डीएमके से लेकर सब चीजें चुप बैठ गई। ये आर्ग्यूमेंट का खेल है सर।
जब तक हम इस आर्गुमेंट को नहीं समझेंगे, लेकिन इस खेल को नहीं कार्रवाई भी समझेंगे, कुछ संदेश देती है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की राजनीति जा किधर रही है। मतलब देश तोड़ने वालों को सेकुलर बताया जाता है, देश का साथ देने वालों को संघी बता दिया जाता है। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, इस तरह की राजनीति के क्या मायने निकाले जाए कि क्या जो तथाकथित सेकुलर है वह अब देश ही तोड़ेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। और जब संघीय व्यवस्था है अपने यहाँ संघीय व्यवस्था में राज्य के अधिकार हैं और केंद्र के अपने अधिकार हैं। लेकिन धारा 356 में 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर संप्रभुता और वित्तीय तरह से अगर अनियमितता है राज्य में और संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए अगर वहाँ पे स्थिति बिगड़ रही है, तो ये तो संप्रभुता पर चोट लग रही है, राष्ट्र के एकीकरण पे, राष्ट्रवाद पर चोट लग रही है। और इसके तहत इसकी कार्रवाई को करना चाहिए, टेक ओवर करना चाहिए, उसकी यात्रा को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से वो आतंकवादी दिल्ली का जो डॉक्टर था, वो उसके आपको क्यों लग रहा है कि केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जबकि केंद्र सरकार नहीं कर रही है? सरकार को बर्खास्त करना ही एकमात्र उपाय होगा। करुणानिधि ने जिस तरीके से उनको फेवर किया, उसके बाद स्टालिन कर रहे हैं। डीएमके की सरकार पूरी तरीके से लग रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के उस पैमाने को छू रही है जहां देश को बांटने की बातें शुरू हो जाती हैं, और ये हो रहा है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। करेगा कौन? केंद्र सरकार करेगी। पूरा विश्व इस आतंकवादी समस्या से ज्वलित है। चाहे आप यूरोप देख लें, चाहे अमेरिका देख लें, चाहे आप एशिया देख लें और आसपास के देश देख लें, अभी कहीं का भी देश देख लें, ये कट्टरपंथ से पूरा राष्ट्र विखंडित हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट जो है, जो विचारधारा है, इस विचारधारा को अगर आप छोटी नहीं करेंगे, खत्म नहीं करने की कोशिश करेंगे, तो ये कहाँ तक होगा? तमिलनाडु में तो स्थिति और विकट हो गई है। आप सोचिए कि तमिल एक्टर जो तमिल फिल्मों में काम करता है वह कह रहा है बासा मेरे बाप समान थे। आतंकवादियों को अपना बाप बनाने वाला, सोचिए उसकी मानसिकता कैसी है। या तो वह बहुत दबाव में है, या तो वह उसी धारा में बह रहा है जहां पैसे के लिए, चंद लाभ के लिए अपनी मां को भी बेच दिया जाता है। हरिमोहन कौशिक जी, इस बात से आप एग्री हैं? देखिए, एक स्टेटमेंट से तो मैं 2 पार्ट्स मतलब एक मतलब तो ये निकलता है कि जो प्राइमा फेशिया दिखता है कि हाँ वो उससे एग्री कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है सर, इंसान परिस्थितियों के दबाव में ऐसा बयान दे रहा होता है। ये हम तभी नोटिस कर पाएंगे जब हम ये देखेंगे कि उसकी बाकी एक्टिविटीज कैसी हैं। अगर सर उसकी बाकी एक्टिविटीज भी इस तरीके की बायस है, तो हम इस स्टेटमेंट का यही मतलब निकालेंगे कि वो ऐसा ही है जैसा हम इसका प्राइमा फेशिया देख पा रहे हैं, कि असली चेहरा इसका यही है कि भाई वो कट्टर इस्लाम को मानने वाला है, या यूं कहे वो कट्टर नेतागिरी करने वाला है। इसके अलावा उसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो इसका मतलब ये है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आतंकी के घर गए तो आतंकी जैसी बात, और बिल्कुल वैसी। और क्या नाम है, राष्ट्रवादियों के बीच में गए तो राष्ट्रवादियों वाली बात। तो इस घटना के सामने आने के बाद देश में एक तरीके की बेचैनी दिख रही है। लग रहा है कि आतंकी का महिमा मंडन होता है। हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं, ना राज्य सरकार न केंद्र सरकार। राज्य सरकार तो करना ही नहीं चाहती है, बात तो साफ है। केंद्र सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे में जिम्मेदारी, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कौन लेगा, बड़ा सवाल है। और अगर तमिल एक्टर बोल रहा है कि वह हमारे आतंकी हमारे बाप समान था, उसका हुजूम जुट रहा है, हजारों की भीड़ चल रही है, राज्य सरकार उसके अनुयायियों को, उसके चहेतों को सुविधाएं दे रही है, तो इसका मतलब साफ है कि मामला केंद्र सरकार के हाथ से निकलता जा रहा है। अब या तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, और सुप्रीम कोर्ट कहां कहां तक हस्तक्षेप करेगी। कई बार केंद्र सरकार के भी नुमाइंदों का एक कहना होता है कि जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, आतंकी को गिरफ्तार किया जाता है, तो अदालतें ही उनको रिहा कर देती हैं। ऐसे में दोनों एक दूसरे के पाले में बाल डालती जाती हैं, लेकिन आम आदमी तो ठगा महसूस कर रहा है। हरिमोहन कौशिक जी।
सर देखिए, प्रॉब्लम यही है, राज्य सरकारों के पास इस मामले में बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है। पुलिस प्रशासन से लेकर लोकल सब चीजें उन्हीं के हाथ में है। जब तक वो काम नहीं करेंगी तब तक बात नहीं बनेगी। और दूसरा, अगर केंद्र सरकार किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेती है तो उससे पब्लिक सेंटीमेंट भड़काकर ये कहा जाएगा कि केंद्र हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर कर रही है। रीजनलिज्म से लेकर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर भी ये प्रॉब्लम्स फेस की गई थी जब हिंदी की बात हुई थी, और ऐसे ही मामले टाइम टू टाइम इंदिरा गांधी से लेकर हर बार कुछ ना कुछ इवॉल्व करते रहे। तो बहुत सर दुधारी तलवार है, करना है बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल के। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतना आसान नहीं है ऐसे। तो आपकी बात से यह साफ है कि कार्रवाई होगी लेकिन धीरे धीरे, लेकिन देश की जनता चाहती है कि स्पष्ट और साफ कार्रवाई हो और ऐसी सख्त कार्रवाई हो जो सबको संतुष्ट कर सके। नहीं तो यह मान लिया जाएगा यह देश अब आतंकवादियों के हवाले हो चुका है। इस चर्चा में आप दोनों मेहमानों ने भाग लिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।